तो कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं 1-2 मिनट। तो जैसा कि रोजाना हम लाइव टेस्ट करते हैं, आपने पीछे के सारे लाइव टेस्ट देखे होंगे, 300 से भी ज्यादा लाइव टेस्ट हो चुके हैं। मैं हूं प्रहलाद सारण, और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो अगर आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है तो बता दीजिए। आज हम 101 क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। धनवीर कौर, ओके, गीता साकला, राजेंद्र सोनी, ओके सर। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और आज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के आंसर कीजिएगा साथ में, और काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन है वो आप सही कर सकते हो। पहला प्रश्न हमारा सिंपल सा है कि रामदेव जी की समाधि पर मंदिर कब बना था और किसने बनाया था, दोनों का आंसर देना है। पहले का राइट आंसर बता दीजिए, कौन देगा सर। रामदेव जी की समाधि पर जो मंदिर बना था वो कब बना था और किसके द्वारा बनाया गया था, पहले का राइट आंसर। 1931 में बना था, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो है इन्होंने बनाया था। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका, कांता जी सर। तो पहले का बी हमारा राइट आंसर है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था 1931 में। और दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक देवता में सबसे छोटी फड़ जो है वो किस लोक देवता की है। सबसे छोटी फड़ बतानी है किस लोक देवता की है। डॉक्टर मुकेश जी लेके आएंगे सर, दिवाली के बाद लेके आएंगे, 2 दिन और वेट कीजिए आप। तो सबसे छोटी फड़ जो है ये पाबू जी की है, सी हमारा राइट आंसर है। ताहिर खान जी सर, गौतम सोलंकी, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोगा जी के बारे में कौन सा कथन गलत है। पिताजी का नाम दे रखा है, माताजी का नाम है, पत्नी का नाम है, कुल का नाम दे रखा है और प्रतीक का नाम दे रखा है। तो गोगा जी के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पिताजी का नाम जेवर सिंह, बिल्कुल सही है। माताजी का नाम बासल देवी, ये भी सही है। पत्नी फूलम दे, ये गलत है। कुल है नागवंशी चौहान थे, ये भी सही है। प्रतीक है बाला लिए अवसर हो, ये भी सही है। यानी सी है ये गलत है, बाकी सारे सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाबूजी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। पाबूजी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो पाबूजी से संबंधित नृत्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। थाली नृत्य जो है ये पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। कोमल सोनी वीडियो नहीं आ रहा है, सभी का नहीं आ रहा है, आप एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, बाकी के सभी का सही चल रहा है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष है वो किस लोक देवता को कहा जाता था। किस लोक देवता को चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता था। निर्मल, अशोक गुप्ता, राजेंद्र जी सर, मल्लीनाथ जी को कहते थे चमत्कारी पुरुष। डी हमारा राइट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 हमारा है कि निम्नलिखित में से सही कथन छांटना है। पहला है कि छेड़छाड़ के लोक देवता है वो इल्लो जी है। जाखड़ समाज की कुल देवी है वीर फता जी। ग्वालों की देवता देव बाबा को कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता है वो तलीनाथ जी थे। और कुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी थे। तो आपको बताना है कि सही है वो कौन कौन से इनमें से। छेड़छाड़ के लोक देवता ये भी सही है, ए हमारा बिल्कुल सही है इसमें। और ग्वालों की देवता ये भी सही है, ये भी सही है। यानी बी हमारा सही नहीं है, एक बै को छोड़ दे तो एस है द ये, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। और ये छेड़छाड़ की देवता वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, प्रकृति का प्रेमी भी पूछा गया था राजस्थान पुलिस में 2-3 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस लोक देवता से संबंधित ये रोचक तथ्य है कि इनके भोपों के वंश वृद्धि नहीं होती। यानी ऐसा माना जाता है कि अगर इस लोक देवता की अगर भोपे अगर पूजा करते हैं तो उनके वंश में वृद्धि नहीं होती। तो किस लोक देवता के बारे में माना जाता है ये। मेहाजी मांगलिया के बारे में कहा जाता है, ये बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 हमारा है कि देवनारायण जी के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत सरकार ने की इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए का टिकट जारी किया गया था। पहला ही एक गलत है, ये हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सारे सही हैं।
इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को लगता है, ये भी सही है। मुख्य मंदिर इनका जो है गोठ दड़ावत में आसी जो कि भीलवाड़ा में है, और देवनारायण जी की फट जो है उस पर जंतर नामक जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है, ठीक है। और ये इनकी फट जो है सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस लोक देवता की फट है वो सबसे लंबी है, तो देवनारायण जी की है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र कौर जी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता जो कि धनी लोगों को लूट कर सारा धन है गरीब लोगों में बांट देते थे, वह लोक देवता डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। कौन से लोक देवता के बारे में बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 9। जो अमीरों को लूट कर गरीबों में धन को बांट देते थे, डाकू थे जो, ये डूंगर जी और जवाहर जी थे। अंकिता जी आज नहीं किया था किसी वजह से, थोड़ा सा बिजी था मैं। कल से 2 टेस्ट एक साथ अपलोड कर देंगे कल, कोई बात नहीं। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, डूंगर जी और जवाहर जी थे दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो लोक देवता और उनकी फड़ बांटने के साथ प्रयुक्त वाद्य यंत्र के बारे में सही है, ठीक है। तो मतलब जितने भी लोक देवता की फड़ है उस फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में है। गोगा जी की फड़ में डेरू और मादल, बाबू जी की फड़ में रावण हत्ता, देवरानी जी की फड़ में जंतर, रामदेव जी की फड़ में रावण हत्ता और वीरकला जी की फड़ में माट। तो कौन सा जोड़ा है वो सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। इसमें पहला भी बिल्कुल सही है, ए भी सही है, ब भी सह भी सही है और द भी सही है, यह सही नहीं है। तो ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश मीना वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हेमंत शर्मा आपका भी सही है। चलिए 11 नंबर देखिए कि नया मकान बनाने पर उसका उद्घाटन की जो रस्म होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। नया घर बनाते हैं उसका उद्घाटन, सिंपल भाषा में अपनी भाषा में कहें तो गृह प्रवेश जो होता है। 11 का राइट आंसर नांगल जी, बिल्कुल सर, ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि कौन सी जाति है वो जो लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं। किस जाति के लोग पालकी उठाने का काम करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कहार जाति के लोग करते हैं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें जी। राजेंद्र जी, पवन, ओके, सत्यदास जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा आभूषण है वो नाक से संबंधित है। नाक में कौन सा आभूषण पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जी बिल्कुल, चौप आभूषण है ये नाक में पहना जाता है, बी हमारा सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि मुर्किया जो है वो शरीर के कौन से भाग का आभूषण है। मुर्किया, क्वेश्चन नंबर 14 जी, मुर्किया जो है वो कान में पहनी जाती है। मनीष जाखड़ जी सर, वेरी गुड। सुल्तान आपका लखू पारिक, बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं। अंगूठे में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। अरसी कहा जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। मधु बिश्नोई, वेरी गुड। इंदु पूनिया, हेमंत शर्मा। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है। सुरलिया आभूषण शरीर के कौन से भाग में, कौन से अंग में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जी, सुरलिया आभूषण जो है कान का आभूषण है, ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। कलसुम बानो, पवन, राजवीर, इन्नु पूनिया, ओके सर। विष्णु आपका विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम आयु है कितनी तय की गई थी। सबसे पहले आप ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि शारदा एक्ट किस वर्ष हुआ था। शारदा एक्ट 1929 का है, ठीक है। तो उसके अनुसार लड़के और लड़की की शादी की उम्र है वो कितनी तय की गई थी जी, 18 और 21 वर्ष। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर सुनील जी से। क्वेश्चन नंबर 18 कि 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था। दास प्रथा को सबसे पहले समाप्त कब किया गया था। 1832 में कानून बनाकर, किसके द्वारा, उस समय कौन था गवर्नर जनरल।
लॉर्ड विलियम बेटिक थे। ये क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कांता चौधरी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है। 16 संस्कार होते हैं, उनमें कौन सा संस्कार? उपनयन होता है जी, बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि आत्म सुख का मतलब क्या होता है। आत्म सुख 20 का राइट आंसर कौन बताएगा? और ये भी आत्म सुख लेने वाली चीजें आ गई है अभी, अब समझ जाओ क्या आ गया है। सर्दी आ गई है, तो तेज सर्दी में पुरुषों के द्वारा ओढ़े जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको आत्म सुख कहते हैं। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मेमद क्या है। 21 का राइट आंसर बता दीजिए, कौन देगा? मेमद जो है ये सिर का आभूषण है, यानी ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल लीजिए कि गौरबंद आभूषण क्या है। गौरबंद जो है ये ऊंट के गले का आभूषण है, यानी डी है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 अमरसाई बतानी है कि अमरसाई क्या है। चप्पलों का प्रकार है, जूतों का प्रकार है, गहनों का प्रकार या फिर पगड़ी का प्रकार है। अमरसाई जो है ये पगड़ी का प्रकार है, यानी डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जेनूलाल, कांता, कोमल, पारिक, ओके वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देना है कि कौन सा वस्त्र है वो ओढ़नी का प्रकार नहीं है। 24 का राइट आंसर कौन देगा? कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? जी, ये ठमड़ा जो है ये नहीं है, बाकी धनक, मोचरा, पोमचा तीनों ही जो है ये भी याद रखिए, तीनों ये ओढ़नी के प्रकार हैं। ये ठमड़ा नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कांता चौधरी, परवीन सोलंकी आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 25 कि हाली प्रथा से क्या मतलब है। हाली प्रथा से क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बता दीजिए। खेतों में और घरों में जो काम करने वाले बंधुआ जो मजदूर होते हैं उनको कहते हैं। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर अंत्येष्टि जो होती है ये लास्ट होता है। और 27 नंबर है कि मौसर क्या है ये बताना है। मौसर जो है ये मृत्यु भोज है, राजस्थानी मृत्यु भोज की प्रथा को मौसर कहा जाता है। गौतम, प्रवीण, जेनवाल, ओके, मुकेश बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि घर से शमशान तक अर्थी या फिर बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहा जाता है। जी, आदेटा कहा जाता है। आदेटा में करते हैं, आधी दूरी जाने के बाद में उस दिशा को बदल दिया जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांता, सत्यदास, दिनू, मधु, ओके सर। चलिए 29 नंबर देखिए कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे की छाछ मिलाकर बनाए जाने वाले भोजन क्या कहलाता है। जौ के आटे के साथ छाछ को मिलाकर जो भोजन बनाया जाता है सुबह के टाइम पे उसको क्या कहा जाता है। 29 का राइट आंसर जी। जी सबने बी किए, कलेवा कलेवा नहीं सर, डी होता है राइट आंसर, राब कहा जाता है। डी सही उत्तर है इसका। कोमल सोनी, वेरी गुड, आपका सही आया था इसका। चलिए 30 नंबर देखिए कि जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। जागीरदारी भी होता था, जब लड़की की शादी होती थी तो दहेज में कुछ कन्याएं दे देते थे, दासियां कह सकते हो, तो उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 उसको डावड़ी कहा जाता था। डी हमारा राइट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि तोड़ना मारना है वो किसका प्रतीक है। तोरण मारना किसका प्रतीक है।
जी, विजय का और शक्ति का प्रतीक है। जितेंद्र मीणा ने ये किया है, आपकी शादी हो गई है क्या सर जी? तोरण मारना विवाह है कैसे? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 32 नंबर देखिए कि स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? पहले के टाइम पर स्त्री और पुरुषों को दास बनाकर रखते थे। जी बिल्कुल, गोला कहा जाता था। डी राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार जो है वो किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीला मौर्य संस्कार जो है विवाह से संबंधित है। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? जी, नांगल जो है ये नहीं है, ये मैंने पहले भी पढ़ा था, नए घर के प्रवेश में होता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासियों में कटकी वस्त्र जो है वो पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है? ये आदिवासी की जो विवाहित युवतियां होती है, अविवाहित यानी कुंवारी कन्याएं जो होती है, उनके द्वारा पहना जाता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 36 नंबर की राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? जी, पैरों की अंगुलियों में बिछिया पहनी जाती है। बी है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37 की विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? इनमें से कौन सी रस्म है वो विवाह से संबंधित है? कांकण डोरडा ये भी है, पैरावणी भी है, बरी पाल ये भी है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। सारी जो है रस्में विवाह से संबंधित है। और 38 नंबर देखिए, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन कब होता है? ये बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद होता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। और 39 नंबर, परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा की पहचान बतानी है। जी, परंपरागत जो है इनमें साफा जो है ये हो जाएगा ए राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40 की राजस्थान में सागड़ी प्रथा है वो क्या है? सागड़ी प्रथा जो है ये हाली प्रथा है। सी हमारा राइट आंसर। चलिए 41 नंबर है कि इडोनी, शंकरिया, पनिहारी और बागड़िया ये सारे नृत्यों के नाम हैं, और ये सारे नृत्य जो हैं वो कौन सी जनजाति से संबंधित है ये बताना है। बता दीजिए राइट आंसर क्या? जी बिल्कुल, कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 42 हमारा है कि कजली है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यगना है? कजली 42 ये जो है बवाई नृत्य से संबंधित है, तो सी देखिए इसका। चलिए नेक्स्ट है कि नृत्य नाटक सूरदास, बारोबारी डोगरी और शंकरिया है वो किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? ये भी है बवाई से है। बी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वो होली के अवसर पर नहीं किया जाता? इनमें से 3 नृत्य ऐसे हैं जो होली के टाइम पे किया करते हैं, एक नहीं करते। कौन सा नहीं करते हैं? जो कच्ची घोड़ी नृत्य जो होता है, जो शेखावाटी क्षेत्र में होता है, ये नहीं होता। सी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी के सारे सही हैं। दिनेश मेघवाल वेरी गुड। विष्णु आपका भी सही आया था सर। और चलिए 45 नंबर है कि दरियावद कांटल क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा विवाह के अवसर पर धीमी गति से किए जाने वाला जो गोलाकार नृत्य होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोलाकार कह दो, वर्ताकार कह दो, एक ही बात है। मोहिली के नाम से बी हो जाएगा राइट आंसर। और 46 नंबर है कि चरकुला नृत्य वो किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कांता चौधरी वेरी गुड।
और 47 है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लेके आए थे, किस नृत्य को विकसित करने में उनका योगदान रहा है? तो ढोल नृत्य, ये हो जाएगा। और अगला हमारा कि जैसलमेर में किए जाने वाले दिवाली नृत्य कौन सा है? जी, हिंडोली नृत्य हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर। और 49, रायन नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? जी बिल्कुल, ये रायन नृत्य जो है ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50, जावरा नृत्य है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? जी बिल्कुल, जावरा नृत्य है ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर कि विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को कौन सा नृत्य किया जाता है? गणपति स्थापना के बाद में रात को जो पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। 51, जो मोरिया नृत्य किया जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। और 52 है कि भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और बाहर नृत्य किया था। जी, पुष्पा व्यास थी, और पुष्पा व्यास जो है ये जोधपुर जिले से बिलोंग करती है, बी हमारा राइट आंसर है। निम्न में से जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है? कौन सा दुर्ग जो है जलदुर्ग है? जी, गागरोन का किला जो है ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। जलदुर्ग यानी मतलब जिसके किले के चारों तरफ जल हो। और 55 नंबर है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता? इनमें से 3 दुर्ग जो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, एक नहीं है। जी, जयगढ़ भी है, नाहरगढ़ भी है, मेहरानगढ़ भी है, जूनागढ़ नहीं है जो कि बीकानेर में है, ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। और 56 नंबर है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण है वो कब करवाया गया था? ये रणथंभौर दुर्ग का निर्माण है रणथंभौर ने कब करवाया था? ये 994 में करवाया था, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 कि संकट के समय मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली जो है वो कौन सा दुर्ग रहा था? संकटकालीन समय के दौरान 57, तो सुनगिरी जो कि जालोर का है ये रहा है, डी हो जाएगा राइट आंसर। गजेंद्र कुमार जी, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए 58 नंबर देखिए कि सोजत दुर्ग में स्थित रामेलाव तालाब का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि रामेलाव तालाब जो है वो कौन से दुर्ग में है? तो सोजत दुर्ग में है। निर्माण इसका किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण राम ने करवाया था, ये हो जाएगा राइट आंसर। और 59 देखिए कि जैसलमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जैसलमेर दुर्ग ये त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, सी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 60 कि महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? और ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, बी हो जाएगा इसका बी सही उत्तर। और 61 नंबर देखिए कि जोधपुर दुर्ग में स्थित मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? मोती महल कौन से दुर्ग में है? जोधपुर दुर्ग में। और निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा सूर सिंह जो है इन्होंने करवाया था, बी राइट आंसर। और 62 है कि राजस्थान के किस किले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? राजस्थान में कौन से जिले में वर्षा के दिनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है? और ये झालावाड़ जिले में होती है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा भाग है वो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरब सागर से जो मानसून आता है उसकी वजह से राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, बी हो जाएगा राइट आंसर।
और 64 की राज्य का सर्वाधिक जो औसत वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है? औसत वर्षा सर्वाधिक राजस्थान में झालावाड़ जिले में होती है। 65 है कि राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा औसत है न्यूनतम है? सर्वाधिक झालावाड़ का देखा था हमने, न्यूनतम है वो जैसलमेर का है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और 66 है कि राज्य की अधिकांश वर्षा है वो किन पवनों से होती है? कौन सी पवन से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवनें होती है उन्हीं से होता है। बी कांता बिल्कुल सही है, लघु पारिक आपका भी सही है। घनश्याम, प्रवीण, गजेंद्र, ओके सर। 67 कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? कौन से जिले की जलवायु सबसे ज्यादा शुष्क है? 67 तो ये जैसलमेर की है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि कपास की कृषि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जी 68 जी, कपास जो है ये इसके लिए काली मिट्टी है, सर्वाधिक उपयोगी होती है, डी हो जाएगा राइट आंसर। और 69 कि राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता है वो सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में होती है? 69 और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, बी सीमा सोनी। चलिए 70 नंबर देखिए कि मूंगफली की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है? कौन सी मिट्टी में मूंगफली की फसल अच्छी होती है? और ये पीली मिट्टी में होती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है इनमें से? वनों का ह्रास, वनों की कटौती भी होता है, अंधाधुंध चराई भी होती है, वालरा कृषि भी होती है, वर्षा की अल्पता और अनिश्चितता नहीं होता, यानी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाला कृषि समझते हो ना किसको कहते हैं? जो आदिवासियों के द्वारा जंगलों को काट कर कृषि की जाती है। 72 नंबर है कि किस लिफ्ट नहर को जोधपुर राज्य की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी लिफ्ट नहर है जिसको जोधपुर राज्य की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर को जाना जाता है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत प्रथम चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था और राजस्थान में कुल लंबाई कितनी थी इसकी? जी 21, बिल्कुल सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान में बतानी थी, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना कि टोटल लंबाई ज्यादा होती है उसकी। चलिए 75 नंबर है कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर निम्न में से किस जिले को पानी की जलापूर्ति नहीं करता है? जी पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है इसे बीकानेर को होती है जलापूर्ति, नागौर को भी होती है, लेकिन जोधपुर को नहीं होती, तो जोधपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइए किसको आ रहा है कि वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम, क्वेश्चन नंबर 76 जी बांगड़सर लिफ्ट नहर था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कांता, वेरी गुड। राजेंद्र जी, जी सर वेरी गुड, सही आ रहा है दोनों का। 77 देखिए कि सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, सहायक नहरों साथ में ऐड करना है क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीज है थोड़ी सी। तो इनमें से जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो है ये सबसे लंबी है, सहायक नहरों को अगर जोड़ दिया जाए तो सी हो जाएगा राइट आंसर। दिनेश, कांता जी, ओके गुड्डी आपका भी सही है। चलिए 78 देखिए कि भाकला नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, यानी कौन कौन से राज्यों की परियोजना है ये? राजस्थान है, हरियाणा है और इसके साथ पंजाब है, दो हो जाएगा इसका राइट आंसर। 79 कि भाखड़ा बांध जो है वो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है?
जी 225.55 मीटर है। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि नांगल बांध जो है वो कहां पर स्थित है। ये नांगल में स्थित है, इसीलिए इसका नाम नांगल बांध रखा गया था, जो कि रोपड़ क्षेत्र में, रोपड़ जो है ये पंजाब जिले में है, सॉरी पंजाब राज्य में है। 81 देखिए कि राजस्थान में पहले पंचायती राज चुनाव कब हुए थे। पहले पंचायती राज चुनाव ये 1960 में हुए थे। 2 अक्टूबर 1959 आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर किसको आ रहा है कि पंचायती राज का संकट काल कौन सा कहलाता है। बताइए कौन देगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 का पंचायती राज का संकट काल 1960 से 1970। पीवी सियाग, वेरी गुड। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। गीता आपका भी बिल्कुल सही आया था। चलिए 83 नंबर देखिए कि संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो सबसे संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला आंध्र प्रदेश। ये चीज एक चीज ध्यान देना, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू करने वाला राजस्थान 1 नंबर पे था, आंध्र प्रदेश 2 नंबर पे था, लेकिन संपूर्ण राज्य में लागू करने वाली अगर बात आती है तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज है, याद रखना इसको। और 84 मारा है कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट है वो कब पेश की थी। यानी अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था की जांच करने के लिए कि इसमें और क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए। और इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जो कि 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। एक क्वेश्चन आता है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। वो अशोक मेहता ने ही दिया था, समिति ने। ठीक है, तो 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कि किस समिति 4 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना सिफारिश देते हुए कहा कि जिला परिषद को अधिक सक्रिय बनाना चाहिए और इस हेतु जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति व चुनाव सही समय पर हो। 85 का राइट आंसर। ठीक है, एक और समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। उसने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, जो कि हमारी वर्तमान में है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति बनी थी, उसने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। और एक और समिति बनी थी जिसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। साथ में यह भी कहा कि जिला परिषद जो कि इनमें सबसे उच्च स्तरीय संस्था है उसको ज्यादा अधिकार दिया जाए और उसके लिए एक पद और नियुक्त किया जाए, यानी जिला विकास आयुक्त का। ये जीवी के राव समिति जो है इन्होंने सिफारिश की थी। 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, ये चीजें याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए 86 नंबर है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा संचालित किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और 87 नंबर है कि राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार किसको माना जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 87, क्योंकि हमेशा हम बलवंत राय मेहता ही राइट आंसर करते हैं, तो भगवती चरण हो जाएगा इसका राइट आंसर अगर सूत्रधार अगर पूछा जाता है। थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन देखना, 87 और 88। सूत्रधार माना जाता है भगवती चारण को। और 88 नंबर है कि पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है। सूत्रधार और जनक दोनों याद रखना है अलग अलग। जनक माना जाता है बलवंत सिंह मेहता को, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि वर्तमान में है। ठीक है, सूत्रधार ये हो जाएंगे और जनक ये हो जाएंगे, दोनों अलग अलग रहना है। 89 देखिए कि राजस्थान में आधुनिक पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है। पंचायती राज जनक अलग क्वेश्चन है, आधुनिक पंचायती राज का जनक है ये अलग क्वेश्चन है। तो ये माना जाता है राजीव गांधी को। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 90 है कि राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम को पारित किया था। रियासत का क्वेश्चन है जिसने 1928 में पंचायती राज अधिनियम को पारित कर दिया गया था, और ये बीकानेर रियासत ने किया था सबसे पहले 1928 में। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। गीता वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलिए 91 देखिए कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। आपदा प्रबंधन अधिकरण जो एक संस्था होती है, इसका अध्यक्ष है वो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 92 है कि मरु विकास कार्यक्रम में
केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का योगदान कितना है, यानी दोनों की हिस्सेदारी कितनी है मरु विकास कार्यक्रम में? 75% है वो केंद्र सरकार की है और 25 है ये राज्य सरकार की है। सी हो जाएगा। जनवल पवन जी बिल्कुल, धर्मेंद्र आपका भी है, नवीन आपका भी सही है। 93 है कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा है? कारक कह दो, तत्व कह दो, एक ही बात है। 93 देखिए, तो राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। और 94 कि राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता है वो जुलाई से सितंबर महीने में जो 999 मिलीबार रेखा जो है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? 999 मिलीबार रेखा ये टोंक और सिरोही से होकर नहीं गुजरती है, बाकी जालौर पाली से गुजरती है, पाली अजमेर से भी गुजरती है, अजमेर टोंक से भी गुजरती है। ठीक है, तो इन तीनों से गुजरती है, लेकिन टोंक और सिरोही जो है दोनों के साथ नहीं गुजरती। टोंक हालांकि है लेकिन सिरोही साथ में हो गया, तो दोनों ऑप्शन राइट, यही हो जाएगा डी हमारा सही उत्तर। और 95 देखिए कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के बराबर औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी क्वेश्चन का कहने का सिंपल सा मतलब है कि राजस्थान में जितनी औसत वर्षा होती है उतनी औसत वर्षा के बराबर किस जिले में वर्षा होती है? तो अजमेर में होती है, ये हो जाएगा राइट आंसर। 96 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको सम्मिलित करना है। यानी मिट्टियों के नाम दे रखे एक साइड में, भूरी मिट्टी, दूसरी मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। आगे आपको जिलों के नाम दे रखे हैं कि कौन सी मिट्टी कौन से जिले में है, तो सही बताना है जी। भूरी मिट्टी है ये टोंक, उदयपुर और भीलवाड़ा में है, पहले में एक। दूसरी मिट्टी जो है ये पाली और अजमेर में है। लाल बलुई मिट्टी है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और लाल दोमट मृदा जो है ये जोधपुर नागौर में, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल से ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। धर्मेंद्र कौर वेरी गुड। मधु विष्णु ये आपका भी सही है। चलिए 97 है कि ह्यूमक की मात्रा सर्वाधिक है वो कौन सी मिट्टी में होती है? ह्यूम की मात्रा सर्वाधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? 97, और ये जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो होती है तो मैदानी क्षेत्र में होती है, खासतौर से नदियों के नालों की तरह पानी के साथ जो बहाकर जो काम मिट्टी लाई जाती है उससे इसका निर्माण होता है। चलिए 98 है कि मिट्टी की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है कौन सी क्षेत्र में? मिट्टी की सर्वाधिक विषमता है वो किस जगह पे पाई जाती है? ये सुमेरपुर में पाई जाती है। सुमेरपुर जो है ये पाली जिले में है। और 99 की भीड़ भूमि का विस्तार जो है वो कोटा जिले में है, कितने हेक्टर में है? ये 1.32 लाख हेक्टर में है। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कि लवणीय मिट्टी से उत्पन्न समस्या क्या कहलाती है? लवणीय मिट्टी से जो समस्या होती है उसको क्या कहते हैं जी? सेम ए हो जाएगा राइट आंसर। ये सिंचाई की वजह से भी हो जाता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, ये मिट्टी फिर उपजाऊ नहीं रहती। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। और 101 क्वेश्चन नंबर 101 लास्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में स्थायी मृदा प्रयोगशाला कितनी है? राजस्थान में स्थायी मृदा प्रयोगशाला है वो कितनी है? 12 प्रयोगशालाएं हैं, सॉरी 8 प्रयोगशालाएं हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके गाइस, तो ये था 101 क्वेश्चन का टेस्ट। और आज के जो क्वेश्चन है वो सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। और अगर इसकी आपको पीडीएफ लेनी है तो आप जानते हो पीडीएफ कहाँ से लेनी है, 2 जगह से आप ले सकते हो, या तो फेसबुक से और या आप टेलीग्राम से ले सकते हो। और दोनों जगह ही है, आपको एक ही नाम सर्च करना है, प्रहलाद सारण सर के नाम से, तो दोनों जगह से आप पीडीएफ ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। और अगर आपको पीडीएफ वहाँ पर नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, और भी सोशल मीडिया का आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले लेना। और गाइज हम 1 लाख पूरे करने वाले हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हो लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करने, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी सारे शेयर करके जाना। धर्मेंद्र को थैंक यू सो मच। चलिए सारे शेयर करके जाना जरूर, क्योंकि 1 लाख है, फटाफट कंप्लीट करने हैं सर जी। गुड नाइट।